हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम क्लास 6 सामाजिक ज्ञान राजनीतिक जीवन का पार्ट 1 जिसका नाम है विविधता की समझ, इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जानेंगे विविधता के बारे में। तो अब जैसे यहाँ पे ये 3 पिक्चर दी हुई है, तो ये क्या है, ये सबके चित्र बने हुए हैं और ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। आँखें हैं, नाक है, पर ये क्या है, ये फिर भी अलग अलग है, ये भिन्न है एक दूसरे से। तो जिस तरह हमारे रंग रूप में, खान पान में भिन्नता होती है, तो ये भिन्नता के बारे में बताया गया है इसमें। तो यहाँ पे हम कहानी पढ़ेंगे 2 दोस्तों की, तो जो एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये क्या है, ये इसमें भाषाएं हैं, अलग हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है। तो क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल भिन्न है? तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे। तो मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने कुछ छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। वो जनपद के भीड़ भाड़ वाले इलाके पर वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था, जिसके कपड़े फटे हुए थे। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। उस दिन का सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले गुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? ये देखो, ये अखबार बोला है, ये वो है जो अखबार ले रहा है। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा धीरे हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वही कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 से भी ज़्यादा बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन मैं फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते उसने कहा, भैया आपका अखबार, बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? अंग्रेजी का शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती जो है वो लाल हो गई, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। पीछे से कहीं चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। उसने कहा, मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए फिर मेरा नाम पूछा। उसने कहा, आपका नाम? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन होता है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर नंबर 1 हो और मैं समीर नंबर 2 हूँ, उसने खूब खुश होते हुए कहा। उसने कहा, ठीक है, जवाब दिया और अपना हाथ बढ़ाया और आओ हाथ मिलाओ, समीर नंबर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका। उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर एक चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वह दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, अब मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए।
उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ एक समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान अलग है, उनका पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नता विविधता के पहलू हैं। भिन्नताएँ मतलब जो अलग अलग उनके अंदर विशेषताएँ हैं। जैसे उनका खान पान अलग है, पहनावा अलग है, धर्म, भाषा, तो ये जो भिन्नताएँ हैं ये विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर ने एक नए स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है, जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना तो अवसर है, ना ज़मीन, ना पैसे, ना ही कोई संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है। लोगों के बीच जो मौजूद असमानता है वही हमारी वो क्या है, गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता के एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुमारी होती है, आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। अब विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। उनके घर में अलग तरह का खाना खाया जाता होगा, अलग कपड़े पहने जाते होंगे, त्यौहार मनाए जाते होंगे। आप भी उनकी भाषा सीखती होंगी, कहानी बनाना भी पसंद होगा। तो आपको अलग अलग कहानी बनाना भी ज़्यादा पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के नए विचार मिलते हैं। कि विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नज़दीक रहे और जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। अब भारत में विविधता। तो भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। तो विविधता को हम कैसे समझेंगे। करीब 225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों, ऊँटों पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बच जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं, कुछ चीज़ों में पुराने डर्रे पर ही चलते रहते हैं। इसी तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता ही रहता है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन को, संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। तो ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हुए इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। तो भारत के 2 भाग हैं, लद्दाख और केरल। तो भारत के कितने भाग हैं? 2। उनका नाम क्या है? लद्दाख और केरल। उदाहरण के जरिए समझें और कोशिश करें। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बस एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं।
यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, तो कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं। तो लद्दाख जो है व्यापार के लिए अच्छा है। यहाँ पे क्या है, कई घाटियाँ हैं जहाँ से गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं, जिसे हम तिब्बत कहते हैं। तो ये तिब्बत का आंसर हो गया। तिब्बत किसे कहते हैं? ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसकी स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। अब केरल। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यहाँ पे है केरल के बारे में बताना है, तो उसका वर्णन है ये। तो ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमान के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहाँ हम ये भी देखते हैं दोनों क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। तो दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। तो इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। तो विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। जैसे कि हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, हमने यहाँ से घर शिफ्ट कर दिया, तो हम वहाँ का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ की भी चीज़ें अपना लेते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधताओं में एकता। भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। जहाँ पे एक कविता भी दी गई है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय नेत्य लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे।
उनमें से बहुत लोगों की जाने गई, उससे ज़्यादा घायल हुए। गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चीन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। तो क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती है? तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो भारतीय झंडे की कहानी, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।